दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आपका है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। यानी कि जो आपका अशोका एम्परर था ना, राजा था, उसने युद्ध को बाद में छोड़ दिया था। तो इस चैप्टर के अंदर आप इस सभी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो उनको जाकर जरूर से देख लेना, क्योंकि उनके अंदर मैंने आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रखी हैं। तो चलो फटाफट से अपने आज के चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के पास में यहाँ पे कुछ नोट्स और कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता था। चलो एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रोशन क्लच्ड द क्रिस्प नोट्स दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे while she badly wanted to buy a new CD. She also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them have a smiley face of Gandhi printed on the right and tiny set of lions on the left. That were the lions, therefore she wondered. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपका रोशन है ना, उसका ग्रैंडफादर उसके बर्थडे के ऊपर उसको कुछ नोट देता है, यानी कि कुछ रुपीस दे देता है नोट की फॉर्म में। फिर क्या होता है कि जो आपका रोशन है वो चाहता है कि उससे क्या ले, एक सीडी ले। बट उससे पहले वो चाहता है कि भाई मैं एक बार नोट्स को अच्छे से फील कर लूँ, एक बार देख लूँ अच्छे से। तो जब वो नोट्स को देखता है ना, तो उसको क्या होता है, हमारे यहाँ पे तो गांधी की बिल्कुल स्माइल करते हुए फोटो उसको दिखाई देती है, और यहाँ पे उसको 3 शेर यानी कि 3 हमारे लोयन दिखाई देते हैं। बाकी वो आपके 4 होते हैं ऐसे, एक आपका यहाँ पे पीछे छिपा हुआ होता है, इसलिए आपको यहाँ पे 3 ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इन लोयंस के बारे में ही जानने वाले हैं, और ये लोयंस ही आपका चैप्टर रिलेट करता है, और आपका अशोका भी इस लोयन से ही रिलेट करता है। आज के चैप्टर में आप अपने नोट के ऊपर जो लोयन होता है ना आपका सिंबल, उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। तो चलो फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य और एक बहुत ही बड़ा आपका एम्पायर। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे बताता है द लोयन दैट वी सीन ऑन द नोट्स एंड कोइंस हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर नंबर 6। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो आपने अपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपका सारनाथ के अंदर पिलर पढ़ा था ना, उस पिलर के बिल्कुल ऊपर टॉप में आपको ये लोयंस की फिगर स्टार्टिंग में हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको मिली थी, और लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग में देखने को मिली थी। अब आपके जो ये लोयन थे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और ऐसे जो लोयन है वो आपके नोट्स के ऊपर भी, आपके कॉइन्स के ऊपर भी आपको दिखाई जरूर देते होंगे। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहते हैं कि जैसे आपकी लोयन है ऐसे, वैसे तो आपके 4 लोयन होते हैं, बट अगर आप सामने से देखेंगे तो भी आपको 3 दिखाई देंगे, अगर आप यहाँ से देखेंगे तब भी आपको यहाँ से 3 लोयन दिखाई देंगे। तो एक फैक्ट आप इसको याद रखना। तो यहाँ पे बताता है दी लोयन कैपिटल। तो जो हमारा सारनाथ के पास वाला एरिया था उसको यहाँ पे ये लोयन कैपिटल भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला है, हमारे एक पिलर के ऊपर ऐसे वाले लोयंस। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री, एंड ऑन हिज इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सरफेसेस। बिफोर वी फाइंड आउट वट वॉज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो आपके अशोका थे ना, वो सबसे अच्छे वाले और सबसे बड़े वाले आपके रूलर हुए हैं, और उनको हम बहुत टाइम से जानते हैं, और सबसे ग्रेट आपके वो रूलर यहाँ पे हुए हैं। और बताता है कि जो आपका अशोका है इसने बहुत सारे पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन करवाया है। अब आपको इंस्क्रिप्शन मैंने पहले हिस्ट्री के अंदर बता दिया था, यानी कि जो आपकी हार्ड सरफेस होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा जाता है। अब बताता है कि जो इसने पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन करवाया, और ऐसे आपकी जो पत्थर की सरफेस थी उनके ऊपर भी इसने बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हैं। फिर बताता है कि जो आपके इंस्क्रिप्शन इसने लिखवाए हैं उसके बारे में तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जो अशोका का हमारा साम्राज्य था उसको हम एम्पायर क्यों बोलते हैं, यानी कि एम्पायर बेसिकली आपका क्या होता है। तो चलो फटाफट से इसको भी स्टडी कर लेते हैं। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of the Chanakya's ideas were written down in a book called the Arthashastra. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात बताते हैं। बताते कि जो आपके अशोका थे ना, ये जौन से भी एम्पायर को रूल करते थे, इसका फाउंडर कौन था, यानी कि इसको किसने ढूंढा था, जो इनके दादाजी थे ना, उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त।
जिसने क्या ढूंढा था, मौर्यन एम्पायर, और जिसके ऊपर हमारे अशोका भी राज करते थे। और इसका पूरा नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और इनको गाइड किया था आपके चाणक्य ने, जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं। अब चाणक्य और कौटिल्य के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें पहले से ही सुन रखी होंगी। आपके चाणक्य और कौटिल्य की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अर्थशास्त्र बुक के अंदर भी मिल जाती है। अब बताते हैं कि ये सारी घटनाएं और ये सारी बातें आपकी 2300 साल के पहले हुई थी। ठीक है, तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं आपको डायनेस्टी क्या चीज़ होती है। When members of same family became rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryans were a dynasty with three important rulers, चंद्रगुप्त, his son बिंदुसारा and बिंदुसारा son अशोका। अब आप सभी को बताता है यहाँ पे डायनेस्टी का मीनिंग। अब डायनेस्टी का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मानो एक ही परिवार के सदस्य एक के गुजर जाने के बाद दूसरा, दूसरे के गुजर जाने के बाद तीसरा, ऐसे ही रूल करते जाए तो उसको हम पूरी को क्या बोल देंगे, एक डायनेस्टी। जैसे कि मानो पहले आपके दादाजी राजा थे, फिर आपके पापा बन गए, और फिर अब आप राजा बन गए। तो इस बात को आप समझ लेना, तो आपकी तीनों की क्या हो गई यहाँ पे, डायनेस्टी। और यही बात आपको यहाँ पे अशोका की बताते हैं कि जो आपकी अशोका की मौर्यन डायनेस्टी थी ना, उसके अंदर क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले तो आपका चंद्रगुप्त आता है, फिर उसका लड़का आता है बिंदुसार, फिर बिंदुसार का जो हमारा लड़का था वो है अशोका। इन तीनों राजा के नाम को आप याद रखना, और ये तीनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब फटाफट से हम आगे कंटिन्यू भी कर लेते हैं। देयर आर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। These included the capital Patliputra, Takshila and Ujjaini. Takshila was a gateway to the northwest, including the Central Asia, while Ujjaini lay down the route from north to south India. Merchants, officials and craftspersons probably lived in these cities. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को मैप को रेफर करना चाहता है, और मैप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को बताना चाहता है। चलो फटाफट से आपके मैप को आपको जूम करके यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। तो ये रहा आपका मैप। इसको यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है ना आपके एम्पायर के अंदर, मौर्यन एम्पायर के अंदर, वो सब यहाँ पे ब्लैक डॉट के साथ में मार्क कर रखी हैं। तो ये तो हो गई आपकी उज्जैनी, और यहाँ पे हो गई आपकी तक्षशिला, और ये हो गई आपकी पाटलिपुत्रा। अब बताते हैं कि जो आपकी उज्जैनी है ना वो बिल्कुल सेंटर में पड़ती है, और जो आपका रूट है ना, इस रूट को देखो आप। जैसे मानो किसी को यहाँ से यहाँ पे जाना है बिल्कुल हमारे साउथ में, तो वो ऐसे जाएगा, वो हमारे उज्जैनी से होता हुआ जाएगा। तो आपका उज्जैनी आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे इस रूट के लिए। अब फिर आपको यहाँ पे एक फैक्ट और बताते हैं कि जो भी लोग आपके नॉर्थ साइड से हमारे इंडिया के अंदर एंटर करना चाहते थे, उनके लिए सिर्फ एक ही रूट था, वो था आपका तक्षशिला वाला रूट। ठीक है, अब यहाँ बता जो तक्षशिला का आपका रूट है ना, इसी से वो लोग हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे एंटर करते थे। क्योंकि यार बाकी तो आपको पता है यहाँ पे हमारे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे हमारा रेगिस्तान वगैरह। तो आपको पता था कि हमें जो तक्षशिला का रूट था वो बहुत सूटेबल था, और जो आपके बहुत अमीर लोग थे और आपके व्यापारी लोग थे वो ज़्यादातर इन्हीं शहरों के अंदर रहते थे। कौन से शहर, एक तो आपके पाटलिपुत्रा, एक आपका उज्जैनी, दूसरा आपका तक्षशिला। अब बाकी आप और भी चीज़ें इस मैप के अंदर देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बता रखा है, इंस्क्रिप्शंस वेयर फाउंड। यहाँ पे आपके जहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, तो यहाँ आपकी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपके इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो कि रेड डॉट के साथ में यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। तो आप इनको खुद से याद कर लेना, खुद से चेक कर लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। चलो फटाफट से अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। People in different part of the empire spoke different languages. They probably ate different kind of food and wore different kind of clothes as well. How are empire different from the kingdoms? अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो आपका एम्पायर था ना मौर्य, इसके अंदर आपके और भी बहुत सारे गांव वगैरह थे, जहाँ पे आपके किसान और आपके जो पशुओं को पालते हैं वो लोग भी रहते थे, और जो आपके क्राउड पर्सन थे कोई वो भी वहाँ पे रहते थे, छोटे मोटे। अब आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता है, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश के पास यानी कि सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें, तो वहाँ पे आपके क्या थे, बेसिकली जो आपके लोग जंगलों में रहते हैं और खाना इकट्ठा करके खाते हैं ना, वो लोग आपके वहाँ पे रहते थे। और एक बात यहाँ पे और आपको रिमाइंड कराना चाहता है कि जैसे मानो ये आपका इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मौर्यन एम्पायर हो गया ऐसा कुछ। अब कहता है कि यहाँ पे कुछ और भाषा बोली जाती थी, यहाँ पे कुछ और भाषा बोली जाती थी, यहाँ पे कुछ और, यानी कि अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग भाषाएं भी आपके यहाँ पे बोली जाती थी। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है बाद में कि जो आपका एम्पायर होता है और किंगडम होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है।
अब आपको यहाँ पे एक बात जरूर पता चली हो कि जो आपका एम्पायर है वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और किंगडम आपकी उससे थोड़ी छोटी होती है। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझ में आई होगी, जो आपका किंगडम होता है उसके अंदर मेनली एक या दो भाषाएं आपकी बोली जा सकती हैं, बट जो आपका एम्पायर होता है उसके अंदर बहुत सारी भाषाओं का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली और भी बहुत सारे डिफरेंस है, उनको आप आगे चल के स्टडी कर सकते हैं। अब आगे आप सभी को बताता है एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू प्रोटेक्ट बाय द बिग आर्मीज। देखा यहाँ पे आपको यही बात बताता है कि जो आपका एम्परर्स होते हैं आपके एम्पायर की, समझ के, एम्परर्स किसका होगा, एम्पायर का होगा, किंग किसका होगा, आपका किंगडम का होगा। जो आपके एम्परर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर आपके किंगडम से हम कंपेयर करें तो, क्योंकि उनको बहुत बड़ी आर्मी की मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप देखो ना कितना बड़ा एरिया, तो ये हो गया आपके एम्पायर का और ये हो गया आपका किंगडम का, तो यहाँ पर आपको थोड़ी आर्मी चाहिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत होगी। तो आप इस बात को यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे आप सभी को फिर से बताता है, सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस, और इनको बहुत सारे ऑफिसर्स की भी ज़रूरत होती है जो कि उनके लिए, राजा के लिए टैक्स लेके आ सके। अब आगे बताता है रूलिंग द एम्पायर, यानी कि एम्पायर को रूल कैसे किया जाता है। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट वर रूल्ड डिफरेंटली। देखा यहाँ पर कितनी अच्छी बात आप सभी को बताता है कि आपको ये तो पता है कि आपका जो एम्पायर है ना वो बहुत ही बड़ा है। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहता है कि जो आपका एम्पायर है इसलिए वो बहुत ज़्यादा और अलग अलग तरीके से रूल किया जाता है और अलग अलग लोगों के द्वारा रूल किया जाता है। जैसे कि मानो इनका टॉप हेड हो गया ये वाला राजा, अब बाकी छोटे मोटे जैसे ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये रीजन, अब ये तो इनका टॉप वाला राजा है, इसको तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसके नीचे वाले ये सभी राजा हैं और ये इस वाले एरिया को रूल करता है, ये इस वाले एरिया को, ये इस वाले, ये इस वाले, ये इस वाले, बट सभी किसके अंडर आते हैं, आपके मेन इस बीच वाले राजा की। तो ये बात आपको यहाँ पे बताना चाहता है कि भाई जो आपके अलग अलग एरिया हैं उनको अलग अलग तरीके से रूल किया जाता है। The area around पाटलिपुत्रा was under the direct control of the emperor, और बताते हैं कि जो आपका पाटलिपुत्रा के आसपास का एरिया था ना उसको आपका जो एम्परर खुद था, जो मैन आपका एम्परर था वो खुद रूल करता था। अब आपको पता है कि आपका पाटलिपुत्रा किस साइड में पड़ता है, मैंने आपको अभी अभी मैप के अंदर दिखाया था कि आपका पाटलिपुत्रा इस साइड पड़ता है, ठीक है। This meant that officials were appointed to collect taxes from the farmers, herder, craft person and traders who lived in villages and towns in the area। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ऑफिसर्स है वो उनको नौकरी दी जाती होगी कि भाई आपको गांव वालों से, आपको शहर वालों से, आपको व्यापारियों से, इन सभी से क्या इकट्ठा करना है, टैक्स इकट्ठा करना है आपके एम्परर के लिए। तो ठीक है, आपको ये बात भी यहाँ पे समझा देता है। Officials also punished those who disobey the ruler's orders. Many of these officials were given salaries. Messengers went to and fro and spies kept a watch on the officials। अब आप सभी को बताता है कि अगर कोई ऑफिशियल गद्दारी करेगा एम्परर के साथ में तो उसको बहुत कड़ी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। और वैसे जो आपके ये ऑफिसर्स होते थे इनको राजा रेगुलर सैलरी देता था। और एक बात यहाँ पे और बताते हैं कि जो भी आपके ये ऑफिसर्स लोग होते थे ना इनके ऊपर आपका राजा नज़र भी रखता था छुपा कर। उसने अपने स्पाइस वगैरह को, यानी कि जो छुपे हुए आपके नज़र रखते हैं ना, उनको उसके पीछे लगा रखा था कि भाई अगर ये कोई भी गड़बड़ या फिर कोई भी उल्टा सीधा काम करे तो तुम मेरे को फटाफट से खबर दे देना, अब मैं इनको पनिश कर दूंगा, ठीक है। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। And the courts of the emperor supervised them all with the help of the members of the royal family and the senior ministers। और जो आपके सीनियर मिनिस्टर होते थे और रॉयल फैमिली के और भी बहुत सारे लोग होते थे वो भी इनके ऊपर नज़र रखते थे और सारे काम का ब्यौरा रखते थे। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैनी। अब बताता है कि जो आपके राजा के और भी बहुत सारे एरिया थे, ठीक है, उनको आपको जो मेन जो आपके एरिया वो गवर्न किए जाते थे ना, जैसे कि आपको मैं एक बार मैप बना के समझाता हूँ। जैसे ये हो गया आपका इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे था आपका तक्षशिला, यहाँ पे था आपका उज्जैनी, यहाँ पे था आपका पाटलिपुत्रा। अब यहाँ तो आपका जो मेन था आपका एम्परर वो रहता था। तो मानो इसने इतना सारा एरिया ले लिया कि भाई इतने सारे एरिया को तो मैं अकेला संभाल सकता हूँ। अब जो आपका उज्जैनी था इसके आसपास का एरिया किसी और को इस राजा ने दे दिया कि भाई इसको तू संभाल और मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन देता रहना। ऐसे उज्जैनी के
आसपास, जैसे तक्षशिला के आसपास का दे दिया और यहाँ पे उज्जैनी के आसपास का। तो इससे ये बात समझाना चाहता है, जैसे यहाँ पे आपका मेन एम्परर था ना, वो आपका पाटलिपुत्र के अंदर रहता था, तो ऐसे जो आपका यहाँ का रूल, जो यहाँ का उसने राजा ने रूलर बनाया होगा, वो आपका यहाँ पे तक्षशिला के अंदर रहता होगा, और जो यहाँ वाला होगा वो आपका उज्जैनी के अंदर रहता होगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पे समझ लें। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Although there was some amount of control from the Patliputra and royal princes were often sent as governors, local customs and rulers were probably followed. अब बताते हैं कि जो आपका बाकी, तो वैसे अगर हम ओरली बात करें तो सारा एरिया आपकी एक एम्परर का होता था, बाकी जो आपके प्रिंस वगैरह होते थे और गवर्नर्स वगैरह होते थे उनको भी वो चेक करने के लिए भेजता था कि भाई जिसको मैंने रूलर बनाया वो वहाँ पे सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप एक बार चेक करके आओ। बिसाइड देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। अब बताता है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा एरिया होता था, जैसे कि आपके तक्षशिला हो गया, यहाँ पे आपका पाटलिपुत्रा हो गया और उज्जैनी हो गया, इनके बीच में आपका बहुत सारा एरिया पड़ता था और ये अपने अपने एरिया को अच्छे से कवर कर लेते थे। Here the Mauryans tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. For example, the Arthashastra tell us that the northwest was important for the blankets and South India is for golds and precious stones. It is possible that the resources were collected as tributes. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को important बातें भी बताना चाहते हैं, कुछ वो आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो आपके राजा होते थे वो क्या करते थे, आपके रोड हो गए, आपके उस टाइम पे जो भी रिवर वगैरह हो गई, सभी को अपने कंट्रोल में कर लेते, ताकि अगर वो पानी के ऊपर भी टैक्स लगा सके, लोगों के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के ऊपर भी टैक्स लगा सके, यानी कि बस उनको टैक्स वसूलने से मतलब था। और एक बात आपको यहाँ पे और बताना चाहता है कि जो आपकी अर्थशास्त्र है ना, जिसकी जो कि आपके चाणक्य की है और आपके कौटिल्य की है, वो बताती है कि उन्होंने एक काम और कर रखा था। जैसे कि जो आपका नॉर्थ वेस्ट का रीजन था, यानी कि ये वाला रीजन हो गया, यहाँ पे आपके जो कंबल थे ना, ब्लैंकेट, वो बहुत अच्छे मिलते थे, और जो आपका साउथ हो गया, यहाँ पे आपका गोल्ड बहुत अच्छा था। तो वो इसलिए क्या काम करते थे, जहाँ हमें जो भी रिसोर्स मिलेगी, जैसे हमें वहाँ से ब्लैंकेट मिल गए, नीचे से हमें गोल्ड मिल गया, तो उसको एज अ गिफ्ट, एज अ ट्रिब्यूट लोगों से ले लो। ठीक है, तो वो आपको दे देंगे, बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। ऐसे वो अपने रिसोर्सेज को कंप्लीट करने की कोशिश करते थे। अब आगे आपको यहाँ पे ट्रिब्यूट का मतलब भी और अच्छे से बताने वाला, चलो एक बार इसको भी स्टडी कर लेते हैं। अनलाइक टैक्स विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। अब यहाँ पे बताते हैं कि आपका टैक्स तो ये होता है कि भाई लोगों को देना ही देना है, बट जो आपका ट्रिब्यूट होता है वो ऐसी चीज़ होती है, मतलब कि लोगों के पास है तो उनसे ले लिया, अगर नहीं है तो उनसे नहीं लिया। और जब लोग उसको देने के लिए ज़्यादा इच्छा रखते हैं या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो उनसे ले लेते हैं, तो उसको बोलता है यहाँ पे ट्रिब्यूट। अब आप ट्रिब्यूट और टैक्स के बीच में यहाँ पे डिफरेंस बिल्कुल से कर लेना। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, people living in these area were more or less independent but may have been expected to provide elephant timber, honey and wax to the Mauryan officials. अब बताता है कि जो लोग आपके जंगल में रहते थे वो क्या करते थे, जो आपके मौर्य के ऑफिसर थे उनको एलिफेंट हो गया, लकड़ी हो गई, आपकी टिम्बर एक लकड़ी होती है, जैसे आपका शहद हो गया, और भी बहुत सारी वैक्स वगैरह आपके जो मौर्य के ऑफिसर्स होते थे उनको प्रोवाइड करते थे एज अ टैक्स की फॉर्म में। यानी कि आप ट्रिब्यूट लगा लो या फिर टैक्स लगा लो, मतलब उनको देना होता था उस चीज़ को एम्परर के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दी एम्परर एंड कैपिटल सिटी। अब आप सभी को एम्परर और कैपिटल सिटी के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहते हैं। यहाँ पे बोलता है मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हुज वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ द वेस्ट एशिया नेम्ड द सेलुकस निकेटर। अब यहाँ पे आप सभी को बताना चाहते हैं कि आपका एक मेगास्थनीज नाम का एक एम्बेसडर यानी कि राजदूत आपका किसने भेजा था, एक ग्रीक के राजा ने भेजा था, जिसका नाम क्या था आपका सेलिकस निकेटर। उसने कहाँ पे भेजा, हमारे मौर्य किंगडम के अंदर। ठीक है, अब मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सा, हियर इज अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। अब मेगास्थनीज ने क्या लिखा, जो भी उसने हमारे मौर्य के अंदर आके देखा, ग्रीक से यहाँ पे आके जो भी उसने कुछ देखा उसे अपने अकाउंट के अंदर लिख लिया, जिसको हमने आज स्टडी किया है। तो उसी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ लेना मेगास्थनीज कौन था और ये किसने भेजा था, इसने क्या बातें यहाँ पे लिखी होंगी।
तो अब बोलता है द ओकेशन ऑन विच एम्परर अपीयर्ड इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस. ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पालक्वीन. हिज गार्ड राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर. सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ flock of trained parrots circles around the head of the emperor. The king is normally surrounded by the armed women. He is afraid that somebody may try to kill him. He was special event to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. अब यहाँ पे आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार बातें बताना चाहता है आपकी मौर्य किंगडम के बारे में. आपके मैगस्थनीज लिखते हैं कि भाई जब भी कोई राजा लोगों के बीच में यानी कि पब्लिक में आता था तो वो बहुत ही बड़ा एक इवेंट लगा लो या बहुत बड़ा सेलिब्रेशन लोग उसको मनाते थे. बेसिकली होता क्या था, जो आपका राजा होता था ना वो आपका एक गोल्डन की बालकनी के अंदर होता था. बालकनी आपकी पता होगा आपको, ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे जैसे ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे आपका राजा बैठ जाता है और यहाँ से लोग उठाते हैं उसको, यहाँ से लोग उठाते हैं, यहाँ से लोग उठाते हैं, यहाँ से, लेकिन उसकी मेरे ख्याल से यहाँ पे छत नहीं होती. ठीक है. और बताता है कि इसके आगे पीछे आपके हाथी भी होते थे जो कि आपके सोने से और चांदी से सजा रखे होते थे, और इनके ऊपर राजा के सिपाही होते थे और कुछ सिपाही नीचे भी होते थे. और राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आर्म्ड यानी कि बिल्कुल तैयारी के साथ में यहाँ पे लड़कियाँ भी बैठती थी. वो लड़कियाँ बिल्कुल आर्म से लैस होती थी, यानी कि उनके पास अच्छे अच्छे वेपन होते थे और उनके पास अच्छी ट्रेनिंग भी होती थी, यानी कि राजा के ऊपर अगर कोई हमला करने की कोशिश करेगा तो उसको वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी. अब यहाँ पे एक बार आप सभी को और बताना चाहते हैं कि जो आपके यहाँ पे कुछ सिपाही क्या करते थे, आपके पेड़ों को यानी छोटे मोटे पेड़ अपने हाथ में रख लिए और उनके ऊपर बर्ड्स को रखते थे ताकि वो बर्ड्स राजा के आसपास बार बार घूमते रहें और उन बर्ड्स को देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था. अब यहाँ पे एक बात और बताता है कि कोई लोग राजा कुछ खाने के लिए देते थे तो उसको देने से पहले वो कुछ लोग वहाँ पे रखे जाते थे जो कि उस फूड को पहले टेस्ट करते थे, फिर वो राजा को बाद में खिलाया जाता था. अब यहाँ पे उसके बाद आप सभी को एक मज़ेदार बात और बताते हैं कि जो भी आपका राजा था ना वो कभी भी एक बेडरूम में 2 रातें नहीं सोता था. यानी कि आपका जो राजा था ना वो मानो आज की रात यहाँ पे बेडरूम में सो गया तो अगली रात वो इस बेडरूम के अंदर नहीं सोएगा, अगली रात वो दूसरे बेडरूम के अंदर सोएगा. ये उसका कुछ प्रोटेक्शन होता होगा, वो यूज़ करना चाहता होगा. तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. आगे बोलता है एंड अबाउट पाटलिपुत्रा मॉडर्न पटरा ही रोड्स. अब बताता है कि जो आपके मैगस्थनीज वो पटना यानी कि आपके पाटलिपुत्रा के बारे में क्या बातें यहाँ पे कहना चाहते हैं. This is a large and beautiful city. It is surrounded by a massive walls. It has 570 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud bricks. The king palaces is also of wood and decorated with stone carving. It is surrounded with gardens and enclosure for keeping birds. अब बच्चों देखा आपको यहाँ पे कितनी अच्छी बातें बताता है आपके पटना के बारे में. वो बोलता है कि जो आपका पटना था ना वो बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल शहर था. और इसके बारे में एक बात और बताता है कि जो आपका शहर था ना इसके आसपास आपकी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें भी यहाँ पे राजा ने बनवा रखी थी. फिर बताता है कि यहाँ पे आपके 570 तो टावर थे और 64 यहाँ पे क्या थे आपके गेट थे. और बताता है कि जो आपके यहाँ पे घर मिलते हैं वो 1 मंजिला 2 मंजिला और 3-3 मंजिला तक भी यहाँ पे घर मिलते थे जो कि मेनली आपके लकड़ी से या फिर मड यानी कि मिट्टी से बने होते थे. और बताता है कि जो आपका राजा का था ना उसका भी कुछ ऐसी जगह थी जो कि आपके वुड से या फिर मिट्टी से बनी होती थी, लेकिन उनके ऊपर आपके जो पत्थर की कार्विंग थी वो ज़रूर होती थी. अब यहाँ पे कुछ और बातें भी बताना चाहता है कि जो आपका सारा का सारा एरिया था ना ये गार्डन से और बहुत अच्छे तरीके से सजाया रखा होता था और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी पाले जाते थे. Why do you think the king had special servant to taste the food he ate? In what ways was Patliputra different from Mohenjo-daro? अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता है और क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो आपका किंग था खुद खाना खाने से पहले अपने पास उसने क्यों लोगों को रख रखा था कि भाई मेरे खाना खाने से पहले ये लोग फूड को टेस्ट करेंगे. तो आप इसका जवाब मेरे को जरूर देना नीचे कमेंट बॉक्स में. और फिर आप सभी को बोलते हैं कि भाई आपने ये तो पढ़ लिया कि आपका पटना कैसा था और आपने ये भी पढ़ा है कि आपका मोहनजोदारो कैसा था. अब इन दोनों को कंपेयर करके मेरे को बताओ कि इन दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस थी और क्या क्या इनके बीच में फ़र्क था. तो ठीक है, ये काम आपका, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना. चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. अब आगे बोलता है अशोका अ यूनिक रूलर, यानी कि जो आपका अशोका था वो सबसे अलग और एक यूनिक टाइप का आपका राजा था.
अब इसके बारे में आप समझते हैं क्या बातें वो आपको बताना चाहते हैं। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वॉज रिटन इन अ ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपका अशोका था वो सबसे ग्रेट रूलर था आपकी मौर्यन डायनेस्टी का। और फिर आप सभी को एक बात और बताना चाहते हैं कि वो अकेला और पहला ऐसा राजा था जिसने क्या किया था कि जो आपके अपनी बातें थी लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया था, यानी कि वो सबसे पहला राजा था ये काम करने वाला। ठीक है, और आपको बताता है कि उसने क्या किया, जो भी इंस्क्रिप्शन लिखवाई वो आपके प्राकृत भाषा के अंदर लिखवाया था क्योंकि उसे हर लोग पढ़ सके और एक ऑर्डिनरी मैन भी उसे समझ सके और अपने लाइफ में इम्प्लाई कर सके और जो भी राजा ने बोला है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो कर सके। और बताता है कि जो भी आपके इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखे जाते थे उनकी स्क्रिप्ट आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी। अब स्क्रिप्ट का मतलब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू कर दें। अशोका वॉर इन कलिंगा। अब आपके कलिंगा वार के बारे में यहाँ पे अशोका का इसमें रोल बताएगा और बताएगा कि अशोका की लाइफ यहाँ से कैसे चेंज हुई और क्या हुआ था कलिंगा वार के अंदर बेसिकली। Kalinga is the ancient name of coastal Odisha. Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बहुत मज़ेदार बात बताता है अशोका के बारे में, जो कि अब आपका उड़ीसा है ना, और आपको पता है कि जो आपका उड़ीसा है उसकी जो ये वाली सतह है आपकी समुंदर से लगती है। ठीक है, तो बताता है कि जो आपका ये वाला एरिया इसको कलिंगा बोला जाता था, कलिंगा बोलते थे इसको हमारे पुराने टाइम के अंदर। तो आपका जो अशोका होता है वो इसके ऊपर कब्जा करने के लिए चला जाता है। जब वो कब्जा कर लेता है तो वो एक बार पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे जो सिपाही थे और बहुत सारे लोग थे वो मारे जा चुके हैं, उनके अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा है। तो उसको देख के आपका जो अशोका होता है उसका दिल पिघल जाता है, पता नहीं उसके साथ क्या बात होती है, बट वो बोल देता है कि भाई आज के बाद मैं युद्ध बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इनसे सिर्फ हमारा खून बहता है और कुछ भी हमें बेनिफिट नहीं होता। अब आगे बोलता है अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर। जो आपके अशोका का इंस्क्रिप्शन था वो आपको कलिंगा वार के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता है। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। अब बताता है कि अशोका ने बेसिकली आपके उस इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या बातें लिखी थी। 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कुरर कलिंगा, यानी कि 8 साल के राजा बनने के मेरे 8 साल के बाद मैंने कलिंगा को जीत लिया। अबाउट अ लैख एंड हाफ पीपल वर कैप्चर्ड एंड मोर देन अ लैख ऑफ पीपल वर किल्ड। अब बताता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग तो हमने पकड़ लिए, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे मारे भी जा चुके हैं। दिस फिल्ड मी विद सोरो वाई। अब बताता है कि इसने मेरे को क्या कर दिया, मेरे को दुख से पीड़ित कर दिया और मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात को जानकर। बट क्यों हुआ? वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्क्वर्ड लैक ऑफ पीपल डाई एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर्स, ब्राह्मण्स एंड मोंक्स ऑल्सो डाई। अब बताता है कि जब भी हम किसी लैंड के ऊपर कब्जा करते हैं तो हमारी एक बात जरूर होती है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे पकड़े जाते हैं और हमारे ब्राह्मण लोग भी यहाँ पे बहुत सारे दुख उनको झेलने पड़ते हैं। People who are kind to their relative and friends to their slaves and servants die and lose their loved ones। अब बताता कि जब भी कोई वार होता है ना, फिर क्या होता है कि भाई किसी का कोई पीरी है, किसी का कोई बच्चा, किसी का कोई माँ, किसी का कोई बाप, वो भी बेचारे गुजर जाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सभी बातें आपके अशोका ने यहाँ पे समझी थी, जो कि उसने अपने इंस्क्रिप्शन के अंदर भी यहाँ पे लिखी हैं। दैट इज़ वाई आई एम सैड एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा एंड टू टीच अदर अबाउट इट वेल। अब बताता है कि आज से फिर मैं क्या करूँगा, धम्मा को फॉलो करूँगा, यानी कि कभी भी वार नहीं करूँगा और लोगों को भी यही करने को मैं कहना चाहता हूँ। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स। अब बताता है कि लोगों को दिल से जीतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है उनको दबाव में लाकर जीतने से। I am inscribing this message for the future so that my son, grandson after me should not think about war। मैं इस मैसेज को इसलिए इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिख रहा हूँ ताकि जो मेरे बाद मेरा पोता आएगा, उसके बाद उसका पोता आएगा, वो भी इसको देख पाए और कभी भी लड़ाई के बारे में, वॉर के बारे में कभी भी ना सोचे। अब आगे बताता है इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा। उसकी बजाय उन्हें ये सोचे कि भाई मैं इस धम्मा को कैसे लोगों तक पहुंचा सकता हूं और कैसे इस धम्मा को सभी के बीच में फैला सकता हूं। हाउ डिड कलिंगा वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोका एटीट्यूड टुवर्ड वॉर। धम्मा इज द प्राकृतिक वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा। अब बताता है कि जो आपका धम्मा होता है ना, वो आपका प्राकृतिक वर्ड है जो कि आपका संस्कृत में जिसे हम बोलते हैं धर्मा।
तो यार आज के पार्ट के अंदर इतना ही, आप सभी के लिए अगले पार्ट की वीडियो भी जल्दी ही लेके आएंगे।